जाकर के कहीं भी जाकर के नौकरी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये तो हमें, अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करनी है तो ये माइंडसेट के साथ हमें काम करना पड़ेगा। जैसा संतोष सर ने बताया कि ये जो कैडर है अनुवाद अधिकारी का या राजभाषा का जो कैडर है, इस कैडर की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जिसको लेकर के हम लोगों ने एक इस तरीके से राजभाषा एवं अनुवाद अधिकारी क्लब की स्थापना करी और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम इसमें अधिक से अधिक हमारे साथी सम्मिलित हों। तो इसके पीछे उद्देश्य ये है, इसके पीछे मंशा ये है कि हम जो राजभाषा विभाग के हम जितने भी साथी हैं जो अलग अलग जगह पे काम करें, चाहे हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण हों, चाहे हमारे बाकी साथी गण हैं, तो हम सभी लोग चाहे रहे किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन हमें काम एक ही करना है। हम सब लोग उसी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, वही ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हमें प्रत्येक कार्यालय में लागू करवाना है। अनुवाद हमें उसी प्रकार का करना है, भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली और अपना अलग अलग एक नेचर ऑफ ट्रांसलेशन जरूर होता है, लेकिन अल्टीमेटली होता तो अनुवाद ही है, हिंदी से इंग्लिश करें या इंग्लिश से हिंदी करें। हमें वही ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, राजभाषा नियम 1976 उनका पालन करवाना है। तो जो कार्य करने की हमारी जो शैली है, या कह सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं अलग अलग विभागों में, वो सारे कामों की प्रकृति बिल्कुल समान है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन हम सबका काम एक है। और हम जहां जिस डिपार्टमेंट में भी कार्यरत हैं, उस डिपार्टमेंट का अपना कोर काम कुछ और होता है। जैसे आप लोग सीजीएसटी में हैं, तो सीजीएसटी में आपका जो कोर काम है वो टैक्स से संबंधित है। मैं अभी वर्तमान में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पे हमारा कोर काम कुछ और है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के कोर काम अलग अलग होते हैं, और हम उस कोर काम के अतिरिक्त जो भारत सरकार की राजभाषा नीति है, हम उसका वहां पे अनुपालन करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी हमारे सामने समस्याएं भी खड़ी होती हैं। तो उन समस्याओं को किस प्रकार से हम लोग मिल करके आपस में एक दूसरे से मंत्रणा करके, और इस तरह की कोई यदि समस्या आती है तो उसे हम आसानी से सुलझा सके, क्योंकि हम लोग नए हैं, आप लोग तो अभी ज्वाइन भी नहीं किए हैं, करने वाले हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं जो इस कैडर में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, इससे मतलब ये है कि जो समस्याएं हमारे सामने आज आएंगी या आने वाली हैं, या जो प्रश्न हमारे सामने यक्ष प्रश्न बन के खड़े हैं, तो ये उनके सामने भी कभी न कभी आए होंगे। इन समस्याओं का उन्होंने भी कभी न कभी सामना किया होगा, और इसका उन्होंने कोई ना कोई हल ढूंढ के निकाला होगा, और तभी वह बढ़िया तरीके से अपने कैडर में काम कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में राजभाषा के कार्यान्वयन को बहुत अच्छे तरीके से निभा पा रहे हैं। तो हमें उन लोगों से यदि उनके अनुभव से मार्गदर्शन प्राप्त हो, जैसे आज का ये सेशन है जिसमें कि संतोष जी और बाकी सारे हमारे अधिकारियों के माध्यम से इस तरह का मार्गदर्शन आप सभी को और हम सबको प्राप्त हो रहा है, तो यह एक बहुत अच्छी बात सबके लिए होगी। और अब जब हम लोग लगातार डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहे हैं, चीजें बहुत ज्यादा अब मतलब हम सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी हमारी बहुत आसान हो चुकी है। जैसे आज देखिए कितने आसानी से पूरे देश भर से हमारे साथी इस सेशन में जुड़े हुए हैं, और कहीं कोई दुविधा की बात ही नहीं है। कोई कलकत्ता से है, कोई दिल्ली से है, कोई किसी और शहर से है, और बाकी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी, जैसे कुछ लोग इलाहाबाद से भी जुड़े, कुछ सर लोग चेन्नई से जुड़े, कुछ दिल्ली से भी जुड़े होंगे, तो अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं, और हम अपनी बातों को इस एक मंच पे एक साथ रख पाएंगे। तो इस डिजिटल युग में ये चीजें बहुत आसान हो गई हैं कि हम अपनी समस्याओं को मिल करके सुलझा सके और अपने मन की बात को कह सके। मैं यही कहना चाहूंगा आज के सेशन में कि हम सब लोग बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस एसएससी के इस परीक्षा के थ्रू, जो एसएससी जेटीओ की परीक्षा आप लोगों ने पिछले वर्ष दी, और आप चयनित होके और आप सीधे सीधे लेवल 6 के पद पे आपने यहाँ पे आप ज्वाइन करने का आपको एक मौका मिल रहा है। तो यह आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि केंद्र सरकार में सीधे लेवल 6 की पोस्ट पे आने के लिए अगर हम लोग हिंदी कैडर से बाहर देखें तो वहां पे बहुत बहुत ज्यादा प्रतियोगिता, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से हम लोग एसएससी जीएसटी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के और यहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ का सिलेबस देखा है तो कंपेरेटिवली, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये आसान है, पर कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से ये उससे ठीक है एंट्री करने के लिए सीधे डायरेक्ट लेवल 6 के पद पे, जहाँ पे अभी आपको डीओपीटी के द्वारा जो नॉमेनक्लेचर आपका दिया गया है वह दिया गया है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो आपके नाम के साथ यह एक पद की गरिमा भी साथ में लग गई है। आपको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है और आपको इस तरीके से आपको पहचान मिल रही है कि आप एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के तौर पे लेवल 6 पे इस पद को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हमारे अंदर हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यही हो जाती है कि हम किस पद पे, पहली तो बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें नौकरी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, नौकरी मिल गई तो नौकरी चाहिए, तो किस पद की चाहिए, तो आप सीधे लेवल 6 पे एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे
लेवल 1 और लेवल 2 से भारत सरकार के बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स में और बाकी अन्य पदों के लिए एंट्री शुरू होती है, आप सीधे लेवल 6 में आ रहे हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके लिए प्रमोशनल एस्पेक्ट भी अच्छे हैं, प्रमोशनल एवेन्यूज भी अच्छे हैं, धीरे धीरे आप बढ़िया तरीके से आपको प्रमोशन भी अच्छे लेवल तक आप यहाँ पे जाएंगे, सहायक निदेशक बन सकते हैं, कल को आप उप निदेशक बन सकते हैं, आप निदेशक डायरेक्टर पद तक जा सकते हैं। तो ये प्रमोशनल एवेन्यूज भी काफी अच्छे हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के हमें अपने मन में किसी तरह की कोई ज्यादा सोच विचार करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं। और यदि आपके मन में किसी तरह की कोई बात है तो आज हमारे सारे यहाँ पे अनुभवी वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हुए हैं, आप उनसे बिल्कुल अपने शंका का समाधान कर सकते हैं और फिर खुले मन से आपका हमारे इस कैडर में बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तो धन्यवाद संतोषी, मुझे लगता है कि समय की सीमा को देखते हुए अब आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्ते। जी जी नमस्ते सर मैं पूछना चाह रहा था कि हमें जैसे वहाँ वर्क करना होगा, ये जो अनुवाद अधिकारी के पद पे, वो कंप्यूटर से करना होगा या वैसे? अच्छा कपिल जी, आपके प्रश्न को हम अभी बिल्कुल हम उत्तर देंगे। पहले तो मैं बता दूं कि कंप्यूटर पे ही भी करना पड़ता है और समय अनुसार कभी-कभी हमें पेपर पेन का भी प्रयोग करना पड़ता है। मैं अभी कुछ मुख्य बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है इस सत्र में, क्या-क्या बतानी है। मैं इस सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहली बात कि सीबीआईसी में करियर और पदोन्नति की क्या संभावनाएँ हैं? यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है? यहाँ पे जो ट्रांसफर की फैक्ट्स हैं, वो किस प्रकार हैं? इंटर ज़ोन ट्रांसफर होता है, नहीं होता है? आप लोगों की जो मुख्य क्वेरीज़ है उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्वार्टर्स की क्या सुविधा है? आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशंस कब मिलते हैं? कितने दिनों बाद मिलते हैं? और किस प्रकार की उसकी सुविधाएँ हैं? अच्छा, इसके अलावा जो आप ज़ोन सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है आप लोगों का, जो मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के गूगल फॉर्म के माध्यम से जो रिसीव हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है आपके ज़ोन ट्रांसफ़र को लेकर के कि सर हमारी पोस्टिंग जो है इस सिटी में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो मैं उन सभी मुख्य बिंदुओं पर एक बार मैं प्रकाश डालता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को जो भी प्रश्न होंगे, उसके लिए हमारे यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, वो आपके जो कि विभिन्न मतलब भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में, विभिन्न ज़ोन में हैं और हमारे एसोसिएशन को भी वो लीड कर रहे हैं, तो ये सभी अधिकारी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जो पहला प्रश्न है, जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि सीबीआईसी में ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की भूमिका क्या है, वो तो आपको पता हो गया कि हमारे बीइंग ट्रांसलेशन ऑफिसर हमारे कंधों पे 2 ज़िम्मेदारी हो आती है। एक राजभाषा का कार्यान्वयन और उसके साथ ही दूसरा अनुवाद। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से अनुवाद जहाँ पे आवश्यकता है, वहाँ पे हमें करने हैं। तो इस प्रकार के 2 हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं मुख्य रूप से। और अब इसी से संबंधित है हमारे सीबीआईसी का वर्क कल्चर। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी कार्यालय हैं, सभी कार्यालयों में अ, आपको मतलब परेशान नहीं किया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरे विभागों में मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं और हमारे कुछ बंधु, आप में से ही कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी किसी विभाग में काम कर रहे हैं और दूसरों विभागों में ऐसे मैंने कुछ विभागों में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पे अनुवाद अधिकारी या हिंदी अधिकारियों को एडिशनल वर्क दिया जाता है कि आप जो है हिंदी क्या है, आपको ये छोटा-सा काम है, आप ये करते रहिएगा, लेकिन ये जो अन्य काम है ये भी कर लीजिए। तो थोड़ा बहुत परेशानी तो ज़रूर होती है, हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है वो हमें डिस्टर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हमारा वर्क कल्चर बिल्कुल बढ़िया है और आपको आपका जो काम है, जिस काम के लिए सरकार आपकी भर्ती कर रही है, आपको यहाँ पे सीबीआईसी में आप आ रहे हैं, वही काम करना है। क्या काम करना है? आपको राजभाषा का कैडर का काम करना है। आपका जो राजभाषा कार्यान्वयन और अनुवाद से संबंधित काम करना है, तो वर्क कल्चर बिल्कुल ही सही है, इसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक डिस्क्लेमर के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम जो ये सत्र कर रहे हैं, एक अनौपचारिक है, इसको औपचारिक मतलब ऑफ़िशियल ये सत्र नहीं है, अनऑफ़िशियल अ, सत्र है, बिल्कुल अनौपचारिक सत्र है, तो इसको आपको ग्रांट के रूप में मतलब इसको कहीं पे मतलब इसको कोट ना कीजिए कि हमें ऐसा बताया गया, वैसे बताया। हम जो बता रहे हैं, हम अपने अनुभव के आधार पे बता रहे हैं और हमारी जानकारी के आधार पे बता रहे हैं और हमारा प्रयास है। जैसे अंडरटेकिंग हम लेते हैं तो बोलते हैं कि भई हमारे नॉलेज में ये बिल्कुल सब कुछ सही है। तो वो मैं अंडरटेकिंग ले रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ या इस सत्र में जो भी आपको बताया जाएगा, हमारे नॉलेज में बेस्ट है, मतलब बेस्ट ऑफ इन आवर नॉलेज है। तो इस प्रकार की अच्छा,
आगे बढ़ते हैं। आगे सीबीआईसी में जो करियर की जो संभावनाएं हैं, पहले आप जेटीओ के पद पे आप आते हैं, उसके बाद 5 साल 5 साल के बाद आपको एसटीओ का के पद पर पदोन्नति की जाती है। उसके बाद 3 साल के बाद आप एडीओएल बनते हैं। यहाँ पे कुछ विभागों में अंतिम पद ही एसटीओ का है, कुछ छोटे छोटे मंत्रालय हैं वहां पे अंतिम पद ही एसटीओ का है, लेकिन यहाँ पे आपको एडीओएल के भी प्रमोशन, उसके अलावा डीडी के भी प्रमोशन के चांसेस हैं। और एक वर्ड होता है रीस्ट्रक्चरिंग, पता नहीं आप लोग अगर जो जो आप में से जो लोग भी कार्यरत हैं उनको इस वर्ड से पता होगा, रीस्ट्रक्चरिंग, जो कि हमारे विभाग का सीबीआईसी जीएसटी का रीस्ट्रक्चरिंग का कार्य चल रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही हमारे विभाग में डायरेक्टर तक की पद हो जाएगी, जो कि अंडर मतलब ये प्रोसेस है, प्रक्रियाधीन है। ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ कि अंडर प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको पदोन्नति के लिए आप समझ लीजिए कि एडीओएल, टीडीओएल, जेडी, जेडीओएल, इसका डायरेक्टर डायरेक्टर तक की पद की संभावना, पदोन्नति की संभावनाएं हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको करियर का तो इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। अगली जो पॉइंट है वो है इंटर जोन ट्रांसफर। क्या एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। उसके कुछ जो भी गाइडलाइंस हैं सरकार द्वारा सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस निर्धारित किए गए हैं, हमारे विभाग द्वारा जो भी गाइडलाइंस निर्धारित किए गए हैं, वो इंटर जोन ही नहीं, इंटर डिपार्टमेंट इन द सेंस कि सीबीआईसी में आप देखते हैं तो मुख्य रूप से 2-3 डिपार्टमेंट है। क्या? एक है जीएसटी, दूसरा जो है कस्टम्स, और तीसरा है नारकोटिक्स। तो आप हमारा जो ट्रांसफर है जीएसटी से कस्टम्स में भी हम जा सकते हैं, कस्टम्स से जीएसटी में भी जा सकते हैं। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि आप जिन लोगों को जीएसटी जोन मिला है या फिर कस्टम जोन मिला है तो जिंदगी भर कस्टम जोन में ही नहीं रहेंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं और आपकी संभावनाएं हैं कि आपको दूसरे आई मीन कस्टम से जीएसटी, जीएसटी से कस्टम्स में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी पॉइंट है कि सीटी, देखिए जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो जोन, हर एक जोन के साथ संबंधित है। अर्थात कि अगर सबसे पहले हम देखें अहमदाबाद अल्फाबेटिकल, अगर देखें तो अहमदाबाद कस्टम जोन, अहमदाबाद कस्टम में से 2-3 लोगों को दिया गया है। कस्टम्स, अहमदाबाद कस्टम्स में, इसके बाद फिर अहमदाबाद जीएसटी में। तो उस जीएसटी का मुख्यालय होगा, आई मीन जोन का मुख्यालय होगा, जोनल मुख्यालय। और जोनल मुख्यालय के बाद आपको विद इन जोन वो अलग अलग कमिश्नरेट्स हैं, अलग अलग आयुक्तालय हैं। उन आयुक्तालयों में जोन जो प्रमुख है, हमारे जो भी प्रिंसिपल सीसी या सीसी रहते हैं, चीफ कमिश्नर होते हैं, जोनल हेड होते हैं। जोनल हेड जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस कमिश्नरेट में आपको आपकी नियुक्ति दी जानी है, जो कि डिपेंड करता है उस जोनल हेड के ऊपर। और उस जोन का जो अभी तक रूपरेखा रही है, वहां पे कैसे काम किया जाता है उसके डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ पे कि केवल जोन में ही बैठ करके, मतलब अंचल में बैठ करके, और उस जोन के जितने भी कमिश्नरेट हैं, फॉर बात करें हम, मैं किसी जोन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे केवल जोनल मुख्यालय में बैठ करके और वहाँ के जितने भी कमिश्नरेट्स हैं जोन के अंदर में, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर हो या 100 किलोमीटर दूर हो या 400 किलोमीटर दूर हो, सभी कमिश्नरेट का काम जोनल मुख्यालय में बैठकर किया जाता है। वहीं पे कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव कमिश्नरेट में भेजा जाता है। तो ये डिपेंड करता है टोटली आपके जोनल के ऊपर। तो जो ट्रांसफर के जो आपके इस अभी जो स्टेप्स बाकी हैं आपके ज्वाइनिंग के लिए, वो क्या क्या है? अभी ये लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट मतलब एलोकेशन लिस्ट जारी हुई है, आदेश जारी हुआ है। उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा कहाँ से? आपको डीजीपीएम ऑफिस से। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इंडिविजुअल का हर एक इंडिविजुअल के लिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया जाएगा, और उसमें एक तिथि होगी कि किस दिनांक तक आपको डीजीपीएम में जाके रिपोर्ट करना है। जी हाँ, रिपोर्ट आपको डीजीपीएम ऑफिस दिल्ली में ही जाके करनी होगी।
जो भी आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा गया, आप इसमें इस आदेश में भी देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि डीजीपीएम का एड्रेस दिया हुआ है कि इस एड्रेस में आपको रिपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको इंतजार करना है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का, ये भी वर्ड उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद डीजीपीएम से आपका जो भी एलोकेटेड जोन है या डायरेक्टोरेट्स हैं, उस डायरेक्टोरेट में भेजे जाएंगे। तो डायरेक्टोरेट जो भी है वहां पे तो आपको उसके आगे फर्दर कहीं नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल अगर डीजी सिस्टम्स में किसी का अपॉइंटमेंट है तो डीजी सिस्टम का जो भी ऑफिस है वहीं पे आपको जाकर के अपनी नियुक्ति देने कार्यभार ग्रहण करने हैं। उसी हिसाब से अगर डीजी जीआई में है तो आपको वहां पे डीजी जीआई में जाकर के आपके कार्यभार ग्रहण करने हैं। लेकिन जोन जहाँ पे है, जहाँ पे जीएसटी और कस्टम्स जोन की बात हो रही है, वहां पे आपको जोनल ऑफिस में जाने हैं, जोनल ऑफिस में रिपोर्ट करने हैं, और उसके बाद इमीडिएटली नहीं, 1-2 दिन लग सकता है, या पहले से अगर वो लोग डिसाइड करके रखेंगे तो इमीडिएटली भेज सकते हैं। वो डिपेंड करता है, ये वेरी करता है जोन टू जोन, वहाँ पे क्या मैनेजमेंट है, वहाँ की क्या तैयारियां हैं, उसके हिसाब से फिर जोन से रिस्पेक्टिव कमिश्नरेट में आपकी तैनाती की जाती है। उसके बाद वहां पे कमिश्नरेट में जाकर के आप अपना ये कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो ये तो मैं बता दिया आपको कि क्या क्या अभी स्टेप्स बाकी हैं। इसके बाद वर्क कल्चर हो गया, इंटरजोन ट्रांसफर की संभावनाएं हो गई, ये भी आप क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट्स आ रहा है क्वार्टर्स के रिलेटेड। यहाँ पे देखिए अधिकांश शहरों में सीपीडब्ल्यूडी का क्वार्टर्स है, जिसको जनरल पूल बोला जाता है। अर्थात ये सीपीडब्ल्यूडी का क्वार्टर्स क्या होता है, जो सेवा में है उनको पहले से पता है, जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स भारत सरकार के सभी विभागों के लिए एक कंबाइंड जनरल कैंपस होता है, मतलब जीपीआरए बोलते हैं, जनरल पूल एकोमोडेशन रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, जीपीआरए बोलते हैं। तो उसमें भी हमें जीएसटी के लिए, जीएसटी एंड कस्टम्स के लिए ये सुविधाएं हैं कि वहां पे भी हम क्वार्टर्स ले सकते हैं। वहां पे ई संपदा का ऐप, मतलब ज्वाइनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर इशू होगा, उसके बाद ई संपदा का एक ऐप डाउनलोड करेंगे या इस संपदा के पोर्टल पे जा करके अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे। उस रजिस्ट्रेशन में आपको ज्वाइनिंग ऑफर अपॉइंटमेंट की कॉपी अपलोड करनी होती है, आपके ज्वाइनिंग रिपोर्ट की कॉपी अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद वो अप्रूव होता है, आपके रिस्पेक्टिव ऑफिस से अप्रूव हो जाता है। उसके बाद आप क्वार्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ शहरों में सेंट्रल रेवेन्यू क्वार्टर्स भी हैं, अर्थात जीएसटी सीबीआईसी सीबीआईसी के अपने क्वार्टर्स हैं, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे सीनोटी के हिसाब से वहां पे भी आपको क्वार्टर्स मिल सकते हैं। जैसे अभी मैं बात करूं, फिलहाल मैं चेन्नई में हूं, अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में 18 मंजिला 4 बिल्डिंग्स जो है बनाई गई हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सभी के लिए। तो G+18 है और एक फ्लोर पे 8 फ्लैट हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बहुत सारे फ्लैट्स हैं। अभी रिसेंटली इसी 2-3 महीना पहले या 4 महीना पहले अलॉट किए गए हैं फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे चेन्नई की सुविधा मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही दूसरे शहरों में भी हैं। तो आप लोग क्वार्टर्स के लिए निश्चिंत रहें। क्वार्टर्स, हाँ, ये डिपेंड करता है जो सीनियोरिटी आपकी होती है कि कितने दिनों बाद आपको क्वार्टर्स दिए जाएंगे, मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है उस शहर में भारत सरकार के कितने ऑफिसेस हैं, उसमें वेटिंग लिस्ट कितनी है, कितनी सीनियोरिटी है, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है सिटी टू सिटी। तो इसके लिए कोई फिक्स एक मतलब मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है। उसके आगे एक चीज और मैं बता दूं, विशेष जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो है आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो एक एसोसिएशन है, ऑफिसर्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर्स एसोसिएशन, वो काफी सशक्त है, काफी प्रभावी एसोसिएशन है। और कैडर से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, मान लीजिए कि आप लोगों का, जैसे कि अभी मैं शुरू में ही बता रहा था कि आपके ज्वाइनिंग के बाद आपको इंडक्शन ट्रेनिंग दिए जाने हैं दिल्ली में सबके इंडक्शन ट्रेनिंग होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि डिले होता है, साल भर 6 महीना बाद भी कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन अभी एसोसिएशन के माध्यम से उसका ऐसा प्रयास किया जाएगा कि इमीडिएटली आपका ट्रेनिंग हो सके। उसके अलावा आपकी प्रमोशन सही टाइम से, सबका कंफर्मेशन का जो काम है, 2 साल, आपको पता है कि 2 साल जो है आप प्रवीक्षा पे होते हैं, प्रोविजन पे होते हैं, जब किसी भी भारत सरकार के कार्यालय में ज्वाइन करते हैं। जो लोग अगर किसी विभाग में कार्यरत हैं, वहां से अगर यहाँ पे आ रहे हैं, तब भी उनका प्रोविजन फिर से शुरू होगा। ये स्टैंडर्ड है, नियम है, भारत सरकार का नियम है।
तो उस प्रोबेशन के बाद 2 साल जैसे कंप्लीट हो जाता है, 2 साल के अंदर आपका जो है जितने भी वेरिफिकेशन है, कास्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब कराया आपके जहाँ पे पदस्थ हैं, जिस कार्यालय में आप काम कर रहे हैं, वहाँ से ये सब कराया जाता है। उसके बाद आपको कन्फर्मेशन का काम तो होता है। तो कन्फर्मेशन के लिए भी हम एसोसिएशन के माध्यम से होगा कि कन्फर्मेशन डिले ना हो, 2 साल 2 साल का प्रोबेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, सब आप सबको कन्फर्मेशन कराया जाए। तो इसके लिए एसोसिएशन का रोल्स रहेगा। इसके अलावा पदोन्नति, जेटीओ से एसटीओ का जो भी टाइम है, जो भी डीपीसी होनी है, जो समय से मीटिंग हो, समय से प्रमोशन हो, इस सब में हमारा एसोसिएशन का काम होता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 2-4 एसोसिएशन है तो आपको कंफ्यूज होना है कि इस एसोसिएशन में ज्वाइन करें कि उस एसोसिएशन में ज्वाइन करें। और मैं जस्ट एक महत्वपूर्ण छोटी-छोटी बिंदुएँ बता रहा हूँ। विशेष जो है हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं हमारे उमेश सर हैं, उमेश मौर्य सर हैं, जो कि एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं, एसोसिएशन के कर्ता-धर्ता हैं। सब भी आपको एड्रेस करेंगे थोड़ी देर में। मैं सर को आमंत्रित करूँगा थोड़ी देर में, उसके पहले मैं 2-4 चीज़ें और मैं बता दूँ। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जहाँ पे जिस कार्यालय में आप जा रहे हैं, अभी जॉइन कर रहे हैं, तो अभी आपको पता नहीं है कि मैं मान लीजिए किसी को पुणे में जाना है, तो पुणे में जाने के बाद उसको कहाँ रहना है, पुणे का ऑफ़िस कहाँ है, वहाँ पे कोई आस-पास में कौन-सा होटल रहेगा, तो ये सब चीज़ें जो है आप लोगों की सामने जो है अभी एक प्रश्न बनकर खड़ा है। तो हमारे जो भी अधिकारी हैं वहाँ पे पहले से पदस्थ हैं, उनको उनका नंबर आपके साथ साझा कर दिया जाएगा और आप जो हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो यथासंभव आपको गाइड करेंगे कि हाँ, आप आ जाइए इस डेट को, यहाँ पे जो भी आपका कब आ रहे हैं, आपके आस-पास में जो भी होटल्स हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं या गेस्ट हाउस है, तो गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, जो भी है। ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। तो इसके लिए तब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाने हैं, व्हाटएवर जो भी आपकी शंकाएँ हैं, ये सब वहाँ पे ये जो पदस्थ हमारे अधिकारी हैं, आपको सहयोग करेंगे इसमें। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बातों को रख पाया हूँ। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ उमेश सर को। उमेश सर कृपया अभी अ, हमें संबोधित करें, मार्गदर्शन दें। उमेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। सर्वप्रथम मैं जो भी नए अधिकारी चयनित हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके चयन के लिए और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसके साथ ही जो अभी पूर्व में वक्ता श्री अभिषेक जी, संतोष जी, आप दोनों ने बहुत ही संक्षिप्त रूप से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से नए चयनित अधिकारियों का मार्गदर्शन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही संतोष जी ने जैसे अभी जिक्र किया था एक एसोसिएशन को लेकर, तो जो पहले से चयनित कहीं पर अधिकारी हैं या कहीं पर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एसोसिएशन से वो परिचित होंगे। लेकिन जो नए अधिकारी आ रहे हैं, हो सकता है उनके मन में कुछ शंकाएं हों कि ये एसोसिएशन क्या होता है, कहीं ये एसोसिएशन कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं होता, कुछ ऐसा राजनीतिक संगठन तो नहीं है। और शुरुआत में ज्वाइन करते ही हम ऐसे संगठन से जुड़े तो हमें कोई समस्या ना हो प्रोबेशन के दौरान। बहुत सारी ऐसी शंकाएं हो सकती हैं जिनके लिए मैं 2 मिनट में जो है शंका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और जो भी प्रश्न हो, यदि चाहे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनका भी समाधान करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। दरअसल एसोसिएशन की ज़रूरत जो पड़ी है सभी जगहों पर, वो इस वजह से है कि अलग अलग कैडर हैं। जैसे हम इस विभाग का लेते हैं, विभाग का मूल कार्य जो है वो अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण करना है, टैक्स कलेक्शन ड्यूटी है। और जो मेन स्ट्रीम कैडर्स हैं, जैसे ये बहुत सारे पद हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर्स, ये सारे हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, टैक्स असिस्टेंट हो गए। तो ये विभाग के मेन स्ट्रीम कैडर के अधिकारी हैं। इनके लिए विभाग जो है अधिक से अधिक जो भी नीतियां बनती हैं, मुख्यतः इनको ध्यान में रखा जाता है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे कैडर से भेदभाव होता है, लेकिन हर एक कैडर का अपना अपना एक एसोसिएशन है, जो उस कैडर से जुड़ी जो भी ग्रीवांसेस हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको वो प्रतिनिधि के रूप में जो है विभागीय जो बैठकें होती है उसमें शामिल होते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। और विभाग भी इससे बेहतर जो है
उसके लिए भी, विभाग के लिए भी अच्छा होता है कि जो अलग अलग कैडर हैं उनके पक्षों को वो समझते हैं और उनके कल्याण के लिए जो भी नीतियाँ बनानी है उस संबंध में उनको मदद मिलती है और उस आधार पे जो है नीतियाँ बनती हैं। तो कैडर का एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हों जो नीति निर्माण करने वाले जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ना हो। तो कैडर के जो प्रतिनिधि हैं, एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं, वो बैठकों में जाते हैं और अपनी बातें बताते हैं। उसके आधार पे विभाग को भी सूचना मिल जाती है और चीज़ें होती हैं। साथ ही जब विभागीय बैठकें होती हैं उसमें जब प्रतिनिधि जाते हैं तो उन बैठकों का मिनट्स बनता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बोलते हैं उसे, कार्यवृत्त। उस कार्यवृत्त में वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आती हैं कि क्या क्या चीज़ें इस कैडर में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं। फिर वो जब ऑन रिकॉर्ड आती हैं तो फिर कैडर भी उसके फॉलोअप के लिए समय समय पर पत्राचार करते हैं कि ये जो हमारी मांगे थी ये कहाँ तक पहुँची हैं, अभी इन पे क्या कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह से कैडर की बेहतरी के लिए जो है एसोसिएशन कार्यरत रहता है। एसोसिएशन में हम ही आप लोगों के बीच से जो है चयनित होते हैं, एक चुनाव का माध्यम से चुने जाते हैं और वो अपना कार्यकाल में अधिक से अधिक प्रयास करते हैं कि कैडर की बेहतरी के लिए कितना अच्छा किया जा सके। अभी हमारे कैडर का हाल ही में एसोसिएशन का गठन हुआ है, 1 वर्ष भी अभी पूरा नहीं हुआ है। पिछले वर्ष अखिल भारतीय जो राजभाषा सम्मेलन होता है, तृतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे में आयोजित हुआ था। वहाँ पर इस कैडर के गठन को लेके पहले से जो बातें चल रही थी वो परिणत हुआ। वहाँ पे सभी ने वोटिंग किया, वोटिंग के आधार पर पदाधिकारी चुने और जनवरी 2024 में ही हमारे कैडर का जो है एक फॉर्मली ये जो है एक गठन हुआ है और ये अभी विभाग द्वारा जो है मान्यता इसको प्राप्त जो करने का अभी कुछ प्रक्रिया में है, मान्यता अभी प्राप्त नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं शीघ्र ही मान्यता प्राप्त हो जाएगी। विभाग अभी पता कर रहा है कि क्या इनके पास एक जो तय मानक है, जितने भी कार्यरत अधिकारी हैं उसका 35% से अधिक यदि इनके कैडर में अधिकारियों ने सदस्यता प्राप्त कर ली है तो वो मान्यता प्रदान कर देते हैं। तो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास 35% से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ प्रक्रिया में है। शीघ्र ही हमारे कैडर को रिकॉग्निशन मिल जाएगा और हम विभागीय बैठकों में शामिल हो सकेंगे। ये कैडर की बात हो गई। अभी हमारे पूरे कैडर, बहुत ही हमारा छोटा सा कैडर है। हमारे कैडर में अभी करीबन 170 से 75 जो है कुल अधिकारी हैं, जूनियर ट्रांसलेटर्स, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर से लेके सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ तक अभी पद हैं। अभी हाल ही में बोर्ड ने स्वीकृत किए हैं जॉइंट डायरेक्टर के पद और डायरेक्टर के पद भी। ये जल्दी ही इन पदों पर भी जैसे जैसे समय बीतेगा इन पदों पर भी पदोन्नति होगी। तो कुल अभी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि करीबन 170 अधिकारी पूरे भारत में हमारे सेवारत हैं, जिसमें से अधिकतम दिल्ली में है। और आप सभी का अभी जो चयनित सूची आई इसमें 93 जो ऑफिसर्स आप लोग चयनित हुए हैं, यदि जुड़ जाते हैं तो हम 250 प्लस हो जाएंगे। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े विभाग में फिर भी आप लोगों के ज्वाइन करने के बाद भी 250 लोग ही होंगे और अन्य कैडर के कई हजारों में हैं। तो अभी एक कार्यालय यदि हम ले लें, छोटा छोटा कार्यालय, आप जब विभाग में आएंगे तब आपको यहाँ जो कार्यालय हैं उनके बारे में पता चलेगा कि जैसे आयुक्तालय होते हैं, कमिश्नर सर जहाँ बैठते हैं, डायरेक्टरेट्स होते हैं जहाँ पर डायरेक्टर सर बैठते हैं। तो ऐसे ऐसे कार्यालयों में अभी तक की स्थिति ये है कि कई आयुक्तालयों में मिला के एक हिंदी अधिकारी होते हैं, राजभाषा अधिकारी हम बोलें या अनुवाद अधिकारी बोलें, जो भी बोलें, एक अधिकारी होते हैं जो कि 2 या 3 कार्यालयों का भी उनके पास कार्यभार है। कई जगहों पर एक अकेले ही है, वो देख रहे हैं अपने कार्यालय का। तो ऐसी स्थिति है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि यदि एक आयुक्तालय है जहाँ पर 100-150 अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग, अलग अलग कैडर के, वहाँ पर आप अकेले होते हैं। तो एक ये अच्छी बात भी है कि आप अकेले हैं, आप आपको स्पेशल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं कि मिल सकता है कि आप उस कैडर के अकेले हैं। आपको अपने जो है बेहतर प्रदर्शन के जरिए आप एक अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं
अच्छे कार्य के माध्यम से आप अपनी पहचान बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा अवसर भी होता है और इस सेवा में एक अच्छी बात ये है कि आप यदि जागरूक हैं और अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप थोड़ा-सा भी अच्छा प्रयास करते हैं, तो आपके पास काफ़ी समय रहता है। आप यदि अन्य विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपके पास इस सेवा में आने के बाद काफ़ी स्कोप है और सम्मान काफ़ी है इस कैडर में। कुछ बातें सुनने को ज़रूर मिलती हैं कि ये कैडर में कम काम करते हैं इनकी सैलरी के अनुरूप, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कहने की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे अधिकारी हैं जो एप्रिशिएट करते हैं। आप अकेले ही पूरे कमिश्नरेट को या पूरे डायरेक्टरेट को जो भी राजभाषा संबंधी कार्य हैं अकेले ही आप देखते हैं और वहाँ पर आप कई सारी चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और एक बहुत अच्छा अवसर होता है जहाँ पर आप कर सकते हैं। और मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप एसोसिएशन सेवा में ज्वाइन करने के बाद आप एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण करें। किसी भी प्रकार की कोई संशय हो, डाउट हो, तो एसोसिएशन हमेशा आपके लिए खुला मंच की तरह है, आप वहाँ पर बातें कर सकते हैं। और मुझे लगता है एसोसिएशन के विषय में मैंने ये बातें स्पष्ट कर दी हैं। अब मैं पुनः संतोष जी को फिर से हैंड ओवर करता हूँ, वो आगे संचालन करें। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी। सर ने बहुत सारी बातें बताई हमें कि एसोसिएशन का क्या रूल्स हैं, क्या-क्या सुविधाएँ हैं, क्या-क्या आप को एसोसिएशन के माध्यम से आपको क्या-क्या सहयोग दिया जा सकता है, सहयोग मिल सकता है। एक सर जो बता रहे थे रीस्ट्रक्चरिंग के मामलों में, उसमें मैं मतलब सर जो बता रहे थे पद संख्या के बारे में, मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो रीस्ट्रक्चरिंग अंडर प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से अभी मैं जस्ट अभी ढूँढ रहा था, तो स्क्रीन पर जो मेरे फिगर्स हैं, तो अभी एज़ ऑन डेट जेटीयू के टोटल 158 पोस्ट थे, सैंक्शन थे। अब उसको बढ़ा करके 320 करने का प्रस्ताव है, मतलब अंडर प्रोसेस है। ये प्रस्ताव ऑलरेडी मिनिस्ट्री को जा चुका है अप्रूवल के लिए। 79 एसटीओ के पोस्ट थे, उसको बढ़ा करके 213 करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार एडीओएल के जो पोस्ट हैं हमारे विभाग में, वो हैं 68 अभी एज ऑन डेट, उसको बढ़ा करके 107 किया जा रहा है और डीडीओएल का जो पोस्ट है 11, उसको बढ़ा करके 36 किया जा रहा है। तो जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे करियर की कितनी संभावनाएं हैं। आप मतलब जितने ज्यादा पद हैं उतने ज्यादा आपकी पदोन्नति के चांसेस हैं, आपको करियर ग्रोथ के चांसेस हैं। अच्छा, अब आप लोगों के जो प्रश्न हैं, आप एक-एक करके प्रश्न पूछिए और जो भी संभव हो सकता है, हमारे यहाँ पे अलग-अलग जोन के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उन लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ, जो भी हमारे अधिकारी यहाँ पे अलग-अलग जोन से उपस्थित हैं, कि यदि किसी अभ्यर्थी का प्रश्न रिस्पेक्टिव जोन से संबंधित है, तो आप लोग उत्तर देने का कष्ट करें। इन जनरल तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए, तो आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं। यदि जो भी डाउट है, जो भी आप प्रश्न रखना चाहते हैं। सर नमस्कार। सभी जी, को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं रूपेश कुमार टेमरे, पूर्व नौसैनिक, नौसेना में था मैं। उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद मैं बैंक में राजभाषा अधिकारी था और अभी वर्तमान में मैं सीएजी मुंबई में पोस्टिंग है मेरी। और मैंने नागपुर जोन भरा था सर, और नागपुर जी, जोन मुझे मिल गया है। अब मेरी क्वेरी ये है कि नागपुर जोन कैसे कमिश्नरेट वहाँ का जो रहता है वो कैसे डील करता है? नागपुर में ही पदस्थ रखता है या फिर उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं जो विभिन्न जगहों पे जैसे नासिक और औरंगाबाद में हैं, तो उसमें वो करते हैं या वहीं से डील करते हैं अतिरिक्त प्रभार दे करके? वो लोग कभी सब महीने में एक बार जा करके वो लोग वहां पर रहते हैं और परमानेंट जो पदस्थापना रहती है उनकी वो नागपुर में रहती है। मैं इसके बारे में जानना जी, चाहता हूँ। ओके, ओके सर। सर सबसे पहले तो आपको आपका स्वागत है सीबीआईसी में। आपका बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद है सर। और जी, जी। और दूसरी बात जो मैं अगर अब नागपुर से कोई हमारे अधिकारी हैं अगर वहाँ
इसके बारे में बता मैं सकते हैं तो कृपया। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मैं जी सर, अविनाश अभिषेक कुमार। कुमार सर हैं। हाँ, जी सर, अविनाश कुमार सर हैं सर, अहमदाबाद में हाँ, पोस्टेड हैं। और सर मैं सर एक्चुअली, कृपया आप। हाँ, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई चयन के लिए। अ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं एक्चुअली इसलिए बता पाने में सक्षम हूँ कि मैं वहाँ औरंगाबाद में काम किया है मैंने। 4-5 साल रहा था मैं। तो जी नागपुर नागपुर जोन के बारे में ऐसा है कि पहले तो ये अभी संशय बना हुआ है कि नागपुर जोन में ये औरंगाबाद और नासिक है कि नहीं, क्योंकि जो औरंगाबाद और नासिक में जो पोस्ट है वो मुंबई से डाइवर्टेड है। जी ठीक है। और नागपुर वाले जो है इसको औरंगाबाद और नासिक को अपने जोन में शामिल नहीं करते हैं, पहली बात। जी दूसरी बात यह है कि ज्यादातर नागपुर की पोस्ट जो है वो नागपुर में ही है, और वहीं के जो कमिश्नरेट है, नागपुर 1, नागपुर 2 ऐसे करके, तो उन्हीं में पोस्टिंग देने की मतलब चलती है, उसके अंदर वही पोस्टिंग जी होती है जनरली। इसके अलावा जो है आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करें तो मैं वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका मैं नंबर शेयर कर दूंगा। अरुणिमा सीरिया मैडम है, और एक गुप्ता सर भी है। तो वहाँ वैसे चांसेस तो यही है कि वहाँ पे ज्यादा पोस्टिंग मिलेगी आपको नागपुर में। जी हाँ, फिर भी हाँ, हरिओम गुप्ता सर हैं सर, शायद ADOL। हाँ, 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 जी हाँ। तो जी आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो ज्यादा जी अच्छे से बता पाएंगे कि भाई वहाँ क्या है संभावना। जी सर, हाँ। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अविनाश सर। ठीक। और किसी अभ्यर्थी का किसी प्रकार के प्रश्न है? जी अभिलाष जी बोलिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जी सर, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि अभी मेरा चंडीगढ़ जोन में सिलेक्शन हुआ है, तो जी वहां पर ज्वाइनिंग लेने के बाद मैं कितने देर में ट्रांसफर अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, ऐसा कोई कोई गाइडलाइन मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये क्योंकि टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, मुझे जहाँ तक नहीं, जानकारी है नहीं, कि इसके बारे में ऐसा है कि जब तक प्रोबेशन पूरा नहीं होता है आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जी सर। और सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अभी मैं जिस विभाग में कार्यरत हूँ, अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट में हूँ एज ए जूनियर ट्रांसलेटर। तो हुआ कुछ ऐसे कि मुझे NOC जब दिया गया तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये NOC है। ज्वाइनिंग का NOC वो कह रहे हैं कि अगर आपका नया विभाग हमें लिखती तौर पर मेल भेजेगा तो ही हम दे सकते हैं, और DGPM वाले लिखती तौर पर मेल भेजने को तैयार नहीं है। तो मैं NOC कैसे प्राप्त करूं, वो बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। ऐसा तो मतलब देखिए, जो टेक्निकल इसको आप जो टर्म जो बता रहे हैं, जो प्रोसेस बता रहे हैं, ये टेक्निकल रेगुलेशन कहलाता है। और टेक्निकल रेगुलेशन से जी संबंधित जो गाइडलाइंस है, डीओपीटी गाइडलाइंस है, उसमें गाइडलाइंस में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जहां तक मुझे जानकारी है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको अनुमति लेनी है जब आप अप्लाई कर रहे हैं किसी और पोस्ट के लिए, किसी और एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, दूसरे जॉब के लिए, तो आपको रिस्पेक्टिव जो आपका डिपार्टमेंट है वहां से आप पहले अनुमति लेनी है, जो कि आपने अनुमति ले ली है। और फिर उन्होंने जी डीवी के लिए भी उन्होंने अनुमति दे दी है। तो जो अनुमति देते हैं उसी में लिखते हैं कि हमें कोई अनुमति नहीं है अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जब आ जाता है, आपको मिलता है, उसके आधार पर के अपने विभाग से पुनः उस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के आधार पर आप उनको पत्र लिखिए। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस लिखे रहते हैं, उसमें लिखा रहता है, ये भी लिखा रहता है कि अगर आप पहले किसी विभाग में कार्यरत हैं तो वहां से आपको एनओसी प्रस्तुत करने होते हैं। तो विभाग को अलग से डीजीपीएम या कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एम्प्लॉयर आपको पत्र नहीं लिखता है। ये भारत सरकार का जो चला आ रहा है प्रैक्टिस है, और ये रूल्स भी है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है। तो आप ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का इंतजार करें और उसके आधार पे अपने विभाग को पत्र लिखें, एप्लीकेशन सबमिट करें कि एनओसी इशू किया जाए। और उसके बाद
उसमें लीन का भी, अगर 2 साल अगर कंफर्म आप एम्प्लॉय हैं तो लीन का भी प्रावधान होता है। तो आप अगर चाहें तो आप उसमें अगर लीन चाहिए तो उसी एनओसी एप्लीकेशन में जब रिलीविंग सर्टिफिकेट एनओसी प्लस रिलीविंग सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, तो उस रिलीविंग सर्टिफिकेट में आपको लिख के रिलीविंग ऑर्डर सर्टिफिकेट नहीं, सॉरी, रिलीविंग ऑर्डर जो होता है, कारा मुक्ति आदेश जो होता है, उसमें ये लिख करके देते हैं कि आपका लीन है या नहीं है। तो ऐसे नहीं मिलता है, आपको उसके लिए अनुरोध करने पड़ते हैं। जब एप्लीकेशन लिखेंगे रिलीविंग के लिए उसमें आपको मेंशन करना है। जी जी सर, और किसी का कोई धन्यवाद। प्रश्न? हाँ, चलिए मेरे ख्याल से जी सिमरन मैडम बोलिए। हेलो। हेलो। ओके। हेलो सर। जी सर मैडम बोलिए। मैं जी सर, मेरी पोस्टिंग वडोदरा में हुई है। तो मेरा ये प्रश्न था कि मुझे क्या प्रॉपर वडोदरा सिटी मिलेगा या फिर उसके अंडर में अगर कुछ और ऑफिसेज आते हैं तो वो मिल सकता है? इसके बारे में मैं बता दूं कि वडोदरा जोन में सारे कमिश्नरेट वडोदरा में ही है। तो केवल एक सूरत कमिश्नरेट है, वो दूर है। तो हो सकता है सूरत कमिश्नरेट में अगर जगह हो तो वहां मिलने के चांसेस है, या फिर वडोदरा में ही मिल सकते हैं आपको। जी सर, धन्यवाद। सर एक और मेरा प्रश्न था कि जो ज्वाइनिंग लेटर है, एक तो बाई पोस्ट आता है, एक शायद बाई मेल भी आता है। तो जब ज्वाइनिंग लेटर आएगी तो हो सकता है मैं उस वक्त दिल्ली में ही रहूं, ऐसे मैं वेस्ट बंगाल से हूं। तो क्या जो मेल में आएगा उसका प्रिंट आउट करा करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, जी वो कोई बिल्कुल, देखिए इशू नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, किसी परेशानी वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप, क्योंकि ई सिग्नेचर देखिए आज के डेट में मैं बता दूं एक और बात कि हमारे सीबीआईसी में लगभग जहां तक मुझे जानकारी है 100% यहाँ पे ई ऑफिस के माध्यम से काम हो रहा है। और ई ऑफिस का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको पत्र मिलेंगे उसमें मतलब डिजिटल सिग्नेचर होंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर जब है तो या तो हार्ड कॉपी आप डाक से प्राप्त करें या ईमेल के माध्यम से प्राप्त करें, बात एक ही है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जी सर, जी धन्यवाद। अनुराग मिश्रा जी, आपने हैंड रेज किया, कुछ प्रश्न है? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, मेरा अराउंड 3 क्वेश्चंस है। पहला जी क्वेश्चन तो वही है जैसा मेरे से पहले जो उन्होंने पूछा कि मुझे सर पुणे जोन एलोकेट हुआ है। तो पुणे जोन में पुणे शहर ही है बस, या फिर उसके अलावा उसमें कई सारे और जगह आते हैं जहाँ पे ऑफिसेज हैं? ओके। अच्छा तो मैं वो कौन कौन अभिषेक से प्लेस? हेलो। अभिषेक जी हैं पुणे से, अगर सत्र में हैं तो कृपया आप इनके प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। जहां तक मुझे आइडिया है कि पुणे में है और भी कमिश्नरेट हैं। अभिषेक जी उपस्थित हैं आप? संतोष जी, मैं पुणे में था, मैं बताता हूँ। हाँ सर बताइए Yes, sir. प्लीज। मैं पुणे जोन में कार्यालय आते हैं। एक कोल्हापुर कमिश्नरेट है, गोवा कमिश्नरेट है, पुणे में खुद ही 5 कमिश्नरेट हैं, कस्टम्स और ऑडिट, इस तरह एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट लेके। तो पुणे का एक ये है कि पूरी संभावना है आपको पुणे ही मिल जाएगा। अभिषेक जी अभी अच्छा। कोल्हापुर कमिश्नरेट में पोस्टेड हैं और गोवा में अभी हाल ही में अ, पिंकी दास मैडम पिंकी गई हुई दास, हैं। पिंकी दास हाँ मैडम गई हैं। जी जी। तो एक संभावना ये है कि आपको पूरी संभावना है कि आपको पुणे ही मिल जाएगा। बाय द वे कुछ रिशफल होता है तो आपको जो भी कमिश्नरेट मिलेंगे वहां जाना पड़ेगा। एक मैं सभी जो भी चयनित अधिकारी हैं जो पूर्व से कार्य कर रहे हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं अपने विभाग का एक बार बताना चाहता हूँ कि जो भी चयन होता है दिल्ली में सारे डायरेक्टरेट्स से मोस्टली, तो डायरेक्टरेट्स दिल्ली मिल गए तो कोई बात नहीं। उसके अलावा जो भारत के अलग अलग जगहों पे जो भी ऑफिसेस हैं वो कमिश्नरेट्स हैं। तो कमिश्नरेट्स ज्यादातर एक अच्छे मतलब विकसित शहर में ही कमिश्नरेट्स रहते हैं। तो और जो भी पोस्ट सैंक्शन रहती हैं वो सीसीओज के लिए रहती हैं, वो भी किसी बड़े शहर में ही होगा। और सीसीओज अपने कन्वीनियंस और राजभाषा इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए कमिश्नरेट्स में पोस्टिंग देते हैं, और कमिश्नरेट का जो हेडक्वार्टर होता है वो भी किसी अच्छे शहर में ही होता है। और आपको जो पोस्टिंग मिलेगी हेडक्वार्टर में ही मिलेगी, छोटे छोटे जो टाउन होते हैं वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर डिविजनल ऑफिसेस वगैरह होते हैं, वो नहीं होगी। तो एक इस बात को लेके सारे लोग निश्चिंत रहें
किसी एक अच्छे शहर में जहाँ पर सारी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मौजूद है, आपकी पोस्टिंग वहीं पर होने वाली है, कोई छोटे आउटस्कर्ट्स वगैरह में नहीं होगी। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी फिर एक बात, आप ज्वाइन करते हैं, कुछ साल थोड़ा सा हो सकता है कहीं पर पद स्वीकृत ना हो या वहाँ पर पोस्ट ऑलरेडी फिल्ड हो, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ट्रांसफर आपका 2 साल के बाद काफ़ी संभावनाएं है कि आपको डीजीपीएम काफ़ी लोगों को जो है राहत देती है, उनकी बातों को सुनते हैं और ट्रांसफर मिल सकता है। मतलब ये सकता है लगा है, चूंकि ऑल इंडिया लाइबिलिटी है, ट्रांसफरेबल जॉब है सारा, तो ये तय नहीं है, लेकिन काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसे मैं ही खुद ही बाहर से आया हूँ, अभी अविनाश सर हैं, उनका भी ट्रांसफर हुआ है, तो हम लोगों के ट्रांसफर्स हुए हैं, जनरली ट्रांसफर्स हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके परेशान ना हो कि मेरा पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह ना हो, वैसी जगह ना हो। बस थोड़ा सा घर से हो सकता है पास में ना मिले, यही है, लेकिन कुछ समय बाद मिल सकती है पोस्टिंग। ओके ओके, थैंक जी यू सर, सर। धन्यवाद सर। सर देखिए, मैं यहाँ पे एक जनरल मैं सभी अभ्यर्थियों से मैं बोलना चाहूंगा, जिनका भी ये प्रश्न है कि सर मेरे को कौन सा जोन मिला है, उसमें कौन कौन से सिटी हैं। जैसे अभी 2 बातें अभी मतलब बताई गई मुख्य तौर पे। अभी कि हमारे उमेश सर ने बताया कि सीसी मतलब जो कैडर कंट्रोलिंग ऑफिस जो है आपका, जो जोनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से और वहाँ पे किस कमिश्नरेट की क्या स्थिति है, कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे हमें जेटीओ की आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक छोटी सी एग्जाम्पल में बता दूं कि चेन्नई में अगर मैं हूँ, तो चेन्नई सीसीओ के अंडर में टोटल 14 कमिश्नरेट है, पैन तमिलनाडु एंड पुदुचेरी मिला करके टोटल 14 कमिश्नरेट है। लेकिन सभी 14 कमिश्नरेट में जेटीओ तैनात नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए पद ही 14 पद तो है नहीं। तो यहाँ पे देखा जाएगा हेडक्वार्टर्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड हैं, वो देखेंगे कहाँ पे हम पोस्टिंग किए जा सकते हैं, या फिर केवल चेन्नई। अभी तक तो हम केवल चेन्नई में बैठे हैं, चेन्नई में बैठ करके सारे हम 14 कमिश्नरेट हम देख रहे हैं। अब आगे क्या होगा, आगे क्या ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये अभी कहना अनसर्टेन है। मैं ये मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को मैं बता रहा हूँ, और पैन इंडिया के जोन ऑफिस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि हर जोन ऑफिस का मोर और लेस यही स्थिति है कि वहां पे हम आज के डेट में किसी भी पोजीशन में नहीं है कि आपको ये इस प्रश्न का उत्तर दे दें किसी रिस्पेक्टिव जोन में, या मुंबई जीएसटी जोन में, या अहमदाबाद कस्टम ऑफिस में, क्या दूसरे सिटी में भेजे जाने के चांसेस हैं। दूसरी बात कि अभी अभिषेक जी ने बताया था कि देखिए, हम जो है भारत सरकार का विभाग ग्रहण करते हैं, विभाग में हम आ रहे हैं, स्वेच्छा से हमने फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम दिया, इतने मेहनत से आपने पेपर 1 पेपर 2 डीवी ये सब करा करके आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आपको पता है कि भारत सरकार में आपको ऑल इंडिया ट्रांसफर की लायबिलिटी है, तो आपको भारत सरकार में कहीं भी आपको भेज सकती है। तीसरी बात कि सब प्लस जो कि सबसे अच्छी बात है कि सीबीआईसी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, मतलब 100% नहीं, अगर 99% मैं बोलूं तो 99% जो ऑफिसर्स हैं हमारे अच्छे अच्छे शहरों में हैं। 1% में इसलिए कि मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि कोई जो ऑफिस है कोई छोटे से शहर में हो। जहां तक मुझे पता है कि सारे के सारे ऑफिसर्स बड़े बड़े शहरों में है, अच्छे अच्छे शहरों में है। अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो आप वहां पे केवी स्कूल या अच्छे स्कूल्स हैं, एयरपोर्ट, रेलवे, जो जो सुविधाएं चाहिए एक अच्छे शहर में, सारी सुविधाएं ऑलमोस्ट सभी शहरों में है, और उन्हीं शहरों में हमारे ऑफिस हैं। तो आपके दिमाग में, जिनके दिमाग में इस प्रकार की ख्याल हैं कि सर ये पता नहीं इस सिटी में मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, कृपया आप लोग इस दिमाग से, इस मतलब गलतफहमी से आप लोग बाहर आ जाइए, आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छे अच्छे ऑफिस मिलेंगे, किसी प्रकार का संशय में मत रहिए आप। जी, और किसी के कुछ प्रश्न है तो बोलिए। सर मेरा एक सेकंड क्वेश्चन है बस। जी 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 सर, ये मुझे ये पूछना है कि जैसे हर गवर्नमेंट ऑफिस का ये तो अपना अपना हो सकता है कि वहाँ पे मेस की फैसिलिटी हो या नहीं हो, तो क्या सीबीआईसी के सर हर ऑफिस में खाने पीने या मेस की फैसिलिटी है? पुणे में जी, बहुत अच्छी मुझे जहाँ तक पता पुणे है में हर बहुत जगह है। अच्छी पुणे में बहुत हाँ, अच्छी है, मैं बता रहा हूँ। ओके हाँ, ओके सर। यहाँ पे चेन्नई में भी अच्छी है। चेन्नई का तो जो मेस है वहाँ पे एडजासेंट इनकम टैक्स का ऑफिस है, वहाँ का भी मेस है, तो लोग जो है इनकम टैक्स वाले जीएसटी वाला इनकम टैक्स में जाते हैं, आते हैं, तो मेस का कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। बेंगलोर में भी मैं गया था, बेंगलोर में भी मैंने देखा, वहाँ पे भी मेस है। वहाँ पे बगल में एक और बिल्डिंग है किसी भारत सरकार के या राज्य सरकार का, वहाँ पे भी लोग जाके मेस में खाते हैं। तो मेस का मतलब मेरे ख्याल से कहीं भी मेस की दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जी अरुण जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है अरुण? हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी?
हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ सर, सर असल में मेरा प्रश्न है, मेरे कोई रिलेटिव है, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया था, वो बेसिकली दिल्ली सरकार में कुछ कार्यरत हैं। तो उन्होंने ठीक बताया है। था कि जब भी अगर किसी की ज्वाइनिंग आउटर स्टेट से होती है तो जो मंत्रालय या जो विभाग है वो उनके ठहरने की कुछ दिन की व्यवस्था कर सकता है, तो मतलब गेस्ट हाउस वगैरह कुछ, क्योंकि मुझे तिरुवनंतपुरम जाना होगा दिल्ली से। तो क्या ऐसा सीबीआईसी में भी है? देखिए अब ये आपके जो स्पेसिफिक प्रश्न है तो हमारे यहाँ अब ये हर सिटी में गेस्ट हाउस हैं कि नहीं है ये कहना मुश्किल है। ये जरूर होगा कि त्रिवेंद्रम में आपको जाना है तो त्रिवेंद्रम के अनुवाद अधिकारी या जो भी हमारे हिंदी ऑफिसर होंगे उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। और गेस्ट हाउस नहीं तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे आसपास नियरेस्ट जो होटल्स वगैरह हैं जहाँ कहाँ पे रह सकते हैं आप एक बार देखिए। 2 दिन की बात है, 2 दिन आप जा करके वहाँ पे बाकी आप अगर गेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं 2 दिन के लिए होटल में आप उन्होंने आपने बुक कर लिया, वहाँ पे गए, रिपोर्ट किए, रिपोर्ट करने के बाद अगर गेस्ट हाउस है वहाँ पे तो आप बात करके जो भी है आप गेस्ट हाउस में स्टे कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम कंसर्न स्टेशन के कंसर्न लोकेशन के आप अनुवाद अधिकारी या हिंदी ऑफिसर जो भी है उनका हम कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए मेरे ख्याल से आप सभी का जितने भी प्रश्न थे जितने भी डाउट एसके थे सर मेरे ख्याल से जी एसके सर एक जो अहमदाबाद से सर जुड़े हैं ना, अहमदाबाद आयुक्तालय से, सर से मैं एक हाँ और क्वेरी करना चाहता हूँ। क्वेरी है। ओके बोलिए। सर जो हम 2 लोग जो नागपुर जोन में जा रहे हैं वो दोनों डिसेबल हैं सर। मैं एक डिसेबल्ड एक सर्विसमैन हूँ और वो सिविलियन डिसेबल्ड पर्सन है। तो उसके बारे में मतलब समझ नहीं आ रहा है कि जैसे दोनों डिसेबल्ड को दिया फिर दोनों को यदि औरंगाबाद या नासिक में भेजना यदि वो चाहें तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। देखो ऐसा है कि इसमें जो है जनरली जो फिजिकली दिव्यांग वगैरह है तो उनको कोशिश ये रहती है कि वो मतलब अच्छी जगह ही दे, उनकी मनचाही जगह पे ही देते हैं मतलब। जी सर, डीजीपीएम ने तो दे दिया हमें जगह, बाकी अब ये हाँ नागपुर वाले वहां से और नहीं एक्स्ट्रा नहीं वो तो ना। मुझे नहीं लगता वो आपको बाहर भेजेंगे। वो जो आप वहां जाके रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इजीली मान जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, बस सर मैं आपसे यही निवेदन चाहूंगा कि वो उनका नंबर मुझे कर दें और आप अपना स्वयं का भी नंबर मैं यहाँ से ले लूंगा। हाँ 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 मैं बिल्कुल बिल्कुल। रुपेश जी मैं अविनाश सर का नंबर मैं आपको दे दूंगा। अविनाश सर से आप फोन पे बात कर लीजिएगा, जो भी सहयोग हो सकता है जी जी आगे जी अविनाश सर आपको गाइड करेंगे। ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है। तो फिर आज के इस सत्र को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत जल्द ही मिलेंगे इस सीबीआईसी के इस परिवार में, हिंदी परिवार में आप लोग शामिल होंगे। और कहीं भी किसी प्रकार के प्रश्न है, किसी प्रकार के दुविधाएं हैं तो आप लोग हमेशा हम लोग उपस्थित हैं जी। शशि तिवारी जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। सर मुझे पटना कस्टम्स मिला है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ पटना कस्टम्स के अंदर जितने भी सिटीज है वो सीबीआईसी के वेबसाइट में मुझे मिल जाएंगे या नहीं? पटना कस्टम्स के हाँ, क्या ये चाहिए आपको? संपर्क में मिल जाएगा, इनको संपर्क शेयर कर देंगे। नहीं आपको क्या चाहिए? और पटना कस्टम्स का क्या चाहिए आपको? तो कौन कौन सी सिटीज है उसके अंदर जहाँ मेरी पोस्टिंग हो सकती है? अच्छा पटना, देखिए पटना कस्टम्स में मेरे ख्याल से जहां तक जानकारी है पटना प्रिवेंटिव है। तो पटना प्रिवेंटिव में लखनऊ और पटना दो ही है। और वहां पे जो अनुवाद अधिकारी हैं यदि वो सत्र में है तो वो बता सकती हैं, या फिर मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दूंगा, आप बाद में बात करें। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा प्रश्न ये है कि डीजीपीएम में जो हमें ज्वाइन करना है वहाँ आपने कहा कि इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, तो कितने दिनों का होगा? मेरे ख्याल से ज्यादा शॉर्ट पीरियड का होता है, 2 से 3 दिन का होगा। लेकिन वहाँ पे 2-3 दिन अपनो वहाँ पे रुकने वगैरह के लिए खुद व्यवस्था करना पड़ेगा। और सर वहाँ से फिर पटना आने के लिए बीच में कितने दिनों का टाइम दिया जाएगा ज्वाइन करने के लिए? टाइम जो भारत सरकार के एक बार आप पदभार ग्रहण कर लिए डीजीपी, हाँ सभी लोग ध्यान से सुन लें कि आप लोग डीजीपीएम में पदभार ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद से आपको ट्रांसफर अगर किया जाएगा तो जो भी भारत सरकार का नियम है ज्वाइनिंग टाइम का, ज्वाइनिंग टाइम आपको दिया जाता है
जो भी 10 दिन 8 दिन समथिंग जो भी है वो उतना मिलेगा, आप जा करके विद इन दैट पीरियड आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए कि भाई हमें मतलब एक ही दिन में DGPM से दिल्ली से उड़ करके फिर त्रिवेंद्रम जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, ये उसके लिए परेशान मत होइए। और वहां के बाद जो है आपका जो भी पेपर एक्शन जो होगा, आपको डोजियर भेजा जाएगा ऑफिशियली आपके रिस्पेक्टिव जोन में, तो वो सब चीजें चलती रहेंगी, आप परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो सर इस बोलिए। सर एक सवाल था सर, कोलकाता जोन का अगर मिल सकता हमें नंबर किसी का तो अच्छा होता। ठीक है, मिल जाएगा। कोलकाता से सर हैं हमारे बीच में कोई हमारे अधिकारी उपस्थित हैं गेट पे, आप अगर हैं तो बताएं, नहीं तो मैं नंबर दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके, धन्यवाद सर। हाँ, ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मुझे पिन कीजिएगा, मैं आपको मैं जो भी वहाँ पे अनुवाद अधिकारी या हिंदी ऑफिसर हैं, मैं किसी का नंबर दे दूंगा। ठीक है जी सर। हेलो सर। ओके जी। हेलो हेलो हाँ सर, बोलिए। मैं निखिल मोहरे बोल रहा हूँ, मेरा मुंबई में पोस्टिंग हुआ है। ओके सर मैं ये पूछना चाहता था कि मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कौन सी पकड़ी जाएंगी, अब मैं दिल्ली आऊंगा वो पकड़ी जाएंगी या फिर मेरे वो रिस्पेक्ट टू जहाँ पर मेरे को दिया है वहां पर पकड़ी नहीं नहीं, जाएगी? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। देखिए मैं वहीं अभी क्लियर किया कि दिल्ली में आप एक बार कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, वहां पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनती है, जैसे ज्वाइन करेंगे ज्वाइनिंग रिपोर्ट एक बनती है, उसमें वहां पे कंसर्न अधिकारी जो है साइन करते हैं, उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट की कॉपी आपको दी जाती है, और वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट की कॉपी जो है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन से आप भारत सरकार के अधिकारी बन गए हैं, हाँ उस दिन से आपकी सैलरी शुरू। अब हमेशा याद रखिएगा, जो भी अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं तो कृपया आप लोग AM में रिपोर्ट कीजिएगा। अगर AM में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, PM में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो तनख्वाह जो होती है वो अगले दिन से बनती है, ये भारत सरकार का नियम है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, AM मतलब 10 बजे जा करके सुबह, मतलब 10 बजे तक 9:15 से टाइमिंग है, तो 9 बजे 10 बजे तक जा करके आप लोग AM में मतलब जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा सर, और दिल्ली से जो है मेरा जहाँ पोस्टिंग हुआ है वहां पर मैं जाऊँ तो जो बीच का पीरियड होगा वो क्या पकड़ा जाएगा सर? क्योंकि जाने में तो टाइम लगेगा वहां पर, जैसा अरे तो अभी मुंबई मैं है। बोला ना, अभी मैं आपको बताया ज्वाइनिंग टाइम का प्रावधान है। आप उसके लिए आप देखिए, एक बार जब आप भारत सरकार में शामिल हो जाते हैं, आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट मिल गई, उसके बाद से आप निश्चिंत रहें, उस दिन से आप भारत सरकार के ड्यूटी पे हैं, जब तक कि आपको छुट्टी ओके नहीं मांगते हैं। और छुट्टी जो है, एक चीज और मैं बता दूं कि शुरू में आप लोग को जो छुट्टी है, साल के 8 दिन का CL है, तो रिस्पेक्टिव जिस महीना में ज्वाइन कर रहे हैं, मान लो कि अगर आप 6 महीना का कितना दिन हुआ, 4 दिन हुआ, उसी में 3 महीना का कितना दिन हुआ, तो 2 दिन हुआ, तो इस प्रकार से आपको CL मिलते हैं। और EL का भी ऐसे ही प्रोस्पेक्टिव, मतलब शायद 2.5 दिन 1 महीने का ऐसा करके EL होता है, वो भी कंप्लीटेड मंथ का। तो शुरू में जब भी आप आ रहे हैं तो दिमाग से ये हटा दीजिएगा, छुट्टी शुरुआती दिनों में छुट्टी के चक्कर में ना पड़िएगा। आप लोग मतलब जहाँ पे आपको ड्यूटी दी जाती है, जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। और हाँ, फिर 1 जनवरी को, जैसे 1 जनवरी आएगा तो 15 दिन की EL और फिर आपको 8 दिन की CL जो है आपके अकाउंट में, मतलब आपके रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद से फिर आप लोग आगे अपनी सुविधा अनुसार और सरकार के कामकाज के अनुसार आप लोग ये सब करते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो चलिए आज के इस सत्र को अब यहीं पे हम समाप्त करें। मेरे ख्याल से अब किसी का कुछ प्रश्न है नहीं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बस संतोष हम जी, आपके आपको भी बहुत इंतजार में बहुत हैं कि धन्यवाद, आप इतना अच्छा मंच जो है नए अधिकारियों को एक प्रोवाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आप अभी लोग ये को प्रेरणा है इंट्रोडक्शन सर। जी जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी ये इंट्रोडक्शन जैसा ही है, बहुत सारी बातें अभी डाउट्स रहेंगे लोगों के, और जो पूर्व जी जी चयनित हैं वो तो अनुभवी हैं, लेकिन हम जैसे जैसे विभाग में ज्वाइन करते जाएंगे फिर ग्रुप के माध्यम से जुड़ जाएंगे। तो एक अच्छी बात यह है, व्हाट्सएप या जो डिजिटल जो के समय के दौर में एक अच्छी बात यही है कि जब हमने ज्वाइन किया था ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल भी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, और अभी ये बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, और उसके लिए एक मंच जो आपने बनाया है एक ब्रिज बन के, ये भी एक बहुत अच्छा प्रशंसनीय है। आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं सभी को। आपका पुनः धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद SK आनंद जी, जी मैं सर। भी कुछ बोल लूँ 2 शब्द। अरे सर देखो बिल्कुल आपने सर, सब अविनाश सर बस।
और मैं तो माफी ये चाहूंगा कि मैं आपको आमंत्रित नहीं किया, एक्चुअली मैं लिस्ट नहीं 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 देख नहीं पाया नहीं था। नहीं 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 वो कोई इश्यू नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है, मुझे ज्यादा बोलना नहीं था। मैं बस यही है आपको इस इनिशिएटिव के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली। दूसरा मेरा एक सुझाव इसमें ये है कि मेरे पास जो मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट्स विद कहाँ पे वो पोस्टेड है उसकी एक डायरेक्टरी ही बनी हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप इस ग्रुप में डाल दीजिए, तो जिसको जो जरूरत होगा ना अपने आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे बंदा। ठीक है। चलिए सर, औ- बहुत औ- अच्छा सर। इससे मेरे ख्याल से इनकी सारी समस्याएं का हाँ, समाधान हो ताकि जाएगा। क्या है कि आपको अलग अलग किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको जो जोन मिला है उस पे कौन वहां पे पोस्टेड है उनसे वो संपर्क कर लेंगे। और मैं यही आपसे मैंने भी पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप भी ऐसी लिस्ट नए लोगों की भी बना दीजिए, ताकि क्या है कि उनके नंबर जो हमारे पास हमेशा रहे, हम इंडिविजुअल भी उनसे संपर्क कर पाए, और सर बिल्कुल कभी सर, दूसरों को भी। हाँ मैं साझा करता जी हूँ सर। जी। मैं अब हाँ बाकी हाँ। सभी अभ्यर्थियों से मैं फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हम्म, अभ्यर्थी गूगल फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, कृपया एक बार गूगल फॉर्म फिलअप कर दें। उससे क्या होगा कि हमारे पास आप सभी के जो है कॉन्टैक्ट हाँ डिटेल्स डेटा, जी इवन डेटाबेस इवन बन अब तो जाएंगे, अब तो अब तो है ना, इनके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों लेने की हाँ कोशिश बिल्कुल। करें, ताकि कभी जी, अभी कभी फ्यूचर अभी में तक कोई भी, जितने क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ई ऑफिस भी है, तो कोशिश करें कि पहले इनके कोई जीमेल आईडी वगैरह कॉन्टेक्ट नंबर दोनों मेल और कॉन्टेक्ट नंबर रहे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर अभी तक मेरे पास 25 लोगों के मतलब कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं आ गए हैं, हाँ ईमेल हाँ आईडी और हाँ, उनके ये मोबाइल ये नंबर, आपस में, व्हाट्सएप नंबर। हाँ ये आपस में जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो मुझे लगता है वहां पे सब लोग मिलेंगे, तो ये जी इनको जी बता बोल दीजिए कि भी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के हमारे पास नंबर आ जाए, तो हम इंडिविजुअल भी जी उनसे सर। कांटेक्ट कर पाएंगे। और दूसरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट यही है कि जो आपका ये ग्रुप बना है, जो अभिषेक जी जी वगैरह सर। बता रहे हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट ये अपना लिंक भी शेयर किया है, चलो। तो हाँ हाँ। वो भी उसे मैंने रिक्वेस्ट डाला है, तो कृपया अप्रूव कर दे। और मैं हाँ अभिषेक ठीक जी है, को मैं भी बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई वो हमसे जुड़े, वो सीबीआईसी मतलब CSOLS में है, फिर भी हमसे जुड़ के हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं हाँ एक बार आप सभी का, जितने भी प्रतिभागीगण हैं, जितने भी हमारे नवनियुक्त साथीगण हैं, अभिषेक जी, उमेश उमेश सर, अपना अविनाश सर, और इसके अलावा जो किरण जी हैं, त्रिवेंद्रम से कोची से जुड़े हैं, और उमेश सॉरी मतलब और भी जो भी अधिकारी हैं जो भारत के अलग अलग कोने से हमारे इस सीबीएसई के विभाग में कार्यरत हैं और आज अपना समय निकाल करके इस ऑनलाइन सत्र में शामिल हुए हैं, मैं सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गुड डे।